हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, मेरे साथ आज है मनीषा एंड शी हैज स्कोर्ड 60 मार्क्स इन कंपनी लॉ। सो शी हैज स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन कंपनी लॉ एंड शी इज माय स्टूडेंट। सो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कंपनी लॉ में परेशान हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कंपनी लॉ को कैसे हैंडल करना है। तो हम मनीषा से जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे हैंडल किया, उन्होंने क्या क्या किया और क्या लगता है 60 स्कोर करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में मनीषा से जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम मनीषा। हेलो सर। हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप बताइए कि आपका बैकग्राउंड मतलब क्या है, कितने आप अटेम्प्ट्स दे चुके हो, आपका पहला अटेम्प्ट था या आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हो, आपके पास्ट के स्कोर्स क्या रहे हैं, कंपनी लॉ से आपका मतलब कनेक्शन कैसा रहा है। सर प्रीवियसली तो मैंने मतलब मैं दो अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ। ओके। और पहले अटेम्प्ट्स में मुझे यू विल नॉट बिलीव आई गॉट 23 मार्क्स इन कंपनी लॉ। अच्छा, 23 ओनली। एंड उसके हाँ 23 ओनली। एंड सबसे सबसे कम स्कोर उसी में था मेरा। एंड उसके बाद मैंने मीन्स ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हाँ, तो नहीं मैं भी मैंने उसको उसके बनाना बाद नहीं चाहता हूँ। हाँ तो मैंने उसके बाद तालडा सर की बुक लिया था, अमित सर की। हम्म। और उसमें यू विल नॉट बिलीव उस बुक से, उस बुक की जो लैंग्वेज है, आई एम सेइंग फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट कि उस बुक की जो लैंग्वेज है वो इतनी इजी है। इट्स लाइक कि अगर तुम मॉड्यूल नहीं भी रिफर करोगे पीपल से कि यू हैव टू रिफर मॉड्यूल्स फॉर कंपनी लॉ, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, एंड बहुत सारे नोट्स रिफर करो। बट जो तालडा तालडा सर ने मुझे इसके लिए कुछ दिया नहीं है। बट तालडा सर की जो बुक है इतना वो इतना भरोसा इतनी बच्चों को इजी है लैंग्वेज उसके। वाली है, एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन दैट। एवरी बुक है दैट इज लाइक, उसमें बहुत ज्यादा एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। एंड राइट फ्रॉम स्टार्टिंग चैप्टर 1 एंड राइट टिल चैप्टर 34, वी हैव 34 चैप्टर्स इन ओल्ड सिलेबस। तो राइट टिल 34 चैप्टर उसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में। और जो मॉड्यूल में बहुत सारे कंटेंट ऐसे दिए रहते हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो भी सर की बुक में एक्चुअली में नहीं है। जो कंटेंट एक्चुअली में चाहिए बच्चों को वही है। एंड प्लस वी हैव पेपर्स, इन उनकी ही बुक में वो पेपर्स भी हैं। पास्ट ईयर हर एक चैप्टर के पेपर है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट मॉड्यूल। आई लाइक कि जो हर एक चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन है। फिर जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग तो मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चंस तो होंगे ही आपकी बुक में। तो वो सब मैंने सॉल्व किए थे, एवरीथिंग। मतलब मैं हाँ चैप्टर खत्म करती थी और वो पेपर सॉल्व, जो आपके पीछे के क्वेश्चन दिए होते थे वो सॉल्व करती थी। फिर हम्म। चैप्टर खत्म करती थी, फिर वो बिना देखे, मीन्स विदाउट सीइंग यू हैव टू मेमोराइज कि आपको, आपने चैप्टर पढ़ा है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, वो आपको आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, मीन्स वेदर यू कैन रिकॉल और नॉट। प्रैक्टिस हो तो जाती दैट सेम थिंग, हाँ दैट सेम थिंग यू हैव टू डू इन द एग्जाम इटसेल्फ, कि आपको रिकॉल हो रहा है, जब आपने चैप्टर पढ़ा है आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ एग्जाम। है। तो मैंने वो किया था। और हर एक चैप्टर जब मतलब याद आ थर्टी, जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी एक्चुअली काफी बढ़ता है ग्रेजुअली। हाँ काफी, आप अगर पढ़ रहे हाँ हो और आपको रिकॉल हो रहा है, पढ़ रहा है रिकॉल हो रहा है, तो माइंड बहुत ही अच्छा हो जाता है। हाँ तो दैट इज द बेस्ट पार्ट आपकी बुक का। और प्लस जो आपने पीछे ड्राफ्टिंग की चीजें दिया हुआ था, जैसे ड्राफ्टिंग आता है, एग्रीमेंट आता है, आपकी बुक मतलब ले लिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली। नहीं, वो बस वी हैव काफी टू सी द डिटेल्ड है और काफी बच्चे क्या हाँ पूछते हैं। अब क्या हाँ सबकी तारीफ अपन नहीं कर सकते ना। मैं नहीं बोल सकता कि हाँ नहीं यार अच्छा है, आपको मॉड्यूल रेफर नहीं करना पड़ेगा। कि फ्रेंड्स हाँ होते हैं, फ्रेंड से आप काफी चीजें सुनते हो और हाँ होता है वो मतलब भरोसा कैसे करें। तो मैं इसलिए कुछ कहता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार जिन्होंने बाई की है उनसे आप पूछ लो, वो बताएंगे तो नहीं बेटर सर, होगा। मैं नहीं बता सकता कि कितनी मेहनत से बुक बनी बनी है। प्रॉपर कंसेप्ट हाँ के नीचे सबके स्टडीज प्लॉट करना, ड्राफ्टिंग प्लॉट करना, तो बहुत एक्चुअली में और उसको हाँ। रेगुलरली अपडेट और करना, तो काफी मतलब हाँ एफर्ट लगता है उसमें एक्चुअली। हाँ, और मेनली मेनली बेस्ट पार्ट इज दैट जो आपने पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक वो हर चैप्टर अटेम्प्ट के। में मैं ऐड करता हूँ, सारे पास्ट हाँ पेपर्स भी कवर करना हाँ और एक्चुअली उसको कम मैंने देखा उसमें कंटिन्यूअसली मतलब ऐड करते रहना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क रहा है। दो बहुत साल बड़ा से मैं वो पार्ट है। करता हूँ। हाँ हाँ सर, तो वो मैंने हर एक चैप्टर के बाद सॉल्व किए थे। देन कमिंग ऑन टू दिस सेक्शंस, तो वही सेक्शंस एक एक मैंने, करके मैं आपसे पूछता हूँ ताकि बच्चों को भी एक फ्लो क्वेश्चन आंसर टाइप रहे। तो जी पहले जी तो जी, आप ये बताओ कि आपका पेपर सॉल्व कितना हुआ था, मतलब अगर किसी को 60 लाने हैं तो वो हाँ
क्या पेपर सॉल्व करे, यानी आपका एक्चुअल में कितना पेपर सॉल्व हुआ था एग्जाम में लगभग? मेरा मेरा पूरा 100 मार्क्स का हुआ था। अच्छा अच्छा, 100 मार्क्स। एंड जी, बिफोर गोइंग फॉर थ्योरी एग्जाम्स, प्रैक्टिकल एग्जाम में तो चल जाता है कि लाइक आपको टिक मार्क करना है, बट प्रैक्टिकल एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर गोइंग फॉर थ्योरी एग्जाम्स मैंने पहले क्वेश्चन देखे थे, आई थिंक सो अराउंड 6 क्वेश्चन होते हैं। तो 6 क्वेश्चन को कितना कितना टाइमिंग देना है वो मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 को 20 मिनट देने, क्वेश्चन नंबर 2 को 25 मिनट देने, क्वेश्चन नंबर 3 को 25 मिनट देने। ऐसा करके मैंने पूरा टाइम बाइफरकेट किया था। मतलब और मिलने के हाँ, बाद या पेपर के पहले? नहीं नहीं, पेपर के पहले ही। पेपर के पहले। जब हाँ, जब मैं सॉल्व कर रही थी ना पेपर, तो बहुत सारे लोग ने मुझे बोला था कि पेपर है ना थ्योरी का कंप्लीट नहीं होता है, स्पेशली कंपनी लॉ और ईसीएल जैसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पेपर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट पहले ही मतलब 1 महीना पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 इतने टाइम पे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो मैंने एग्जाम में उतने टाइम में ही कंप्लीट किया था। ये मैं हाँ पहली बार सुन रहा तो हूँ। हाँ, तो मेरा पेपर पेपर पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा। टाइम भी आप पहले ही प्री डिसाइड करके जा रहे हो, ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ अच्छी बात है। और दूसरा है कि सेम सेक्शन नंबर या केस लॉ के नाम या रूल्स के नाम आप मतलब कोट आपने किए नहीं किए, या आपने कितना मतलब टेक्निकली आपने आंसर प्रेजेंट किया, या आपने अपने लैंग्वेज में लिखा या मिक्स था, व्हाटएवर जो आपने मतलब क्या क्वालिटी ऑफ आंसर्स आपने लिखे? सर देखिए, क्वालिटी ऑफ आंसर्स सेक्शन नंबर पहले मैं बताती हूँ। तो सेक्शन नंबर मैंने पहले जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, तो उधर पूरा एक लिस्ट बना के मैंने सेक्शन नंबर का रखा था, और वो सामने मैंने पेस्ट कर लिया था। अच्छा। तो व्हेन आई यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग, पहले मैं सेक्शन नंबर ही देखती थी। और सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट जनरल मीटिंग है, फिर बोर्ड मीटिंग है, इन सब चैप्टर्स के ऊपर अगर आप सेक्शन कोड करो तो यू गेट सम लाइक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे आंसर अच्छी तरह से आता है। नहीं, मार्किंग में भी तो फर्क तो पड़ ही जाता है। हाँ, हाँ, तो मैंने वो सेक्शन नंबर स्पेशली जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग के वो सेक्शन मैंने अपने सामने ही लगा के रखे थे। तो सेक्शन मुझे याद रह रहे थे, थोड़े बहुत मुझे सेक्शन याद रहते, एंड जहाँ पे मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी हाँ यही सेक्शन है, तो वहां मैं लिख के आई थी सेक्शंस। और रूल तो मैंने कुछ नहीं पढ़े थे, बस सेक्शंस मैंने अच्छे से ध्यान से पढ़े थे थोड़े बहुत। और लैंग्वेज? और हाँ, कमिंग टू लैंग्वेज, देन लैंग्वेज तो मेरी एकदम सिंपल थी, जो बुक की लैंग्वेज, जैसे तालडा सर की बुक मैंने रेफर किया था, तो तालडा सर की बुक में से मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, तो वो पॉइंट्स में याद रखती थी कि हाँ ये पॉइंट्स लिखने हैं। एंड प्लस मेन थिंग, मैं है ना आंसर्स को हमेशा, जो मैंने आंसर्स लिखे थे राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, मैंने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन किया था। हाँ, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लाइक टाइम नहीं मिलता है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप है ना पेंसिल से ही अंडरलाइन करो। इट्स ओके कि ब्लैक पेन भी रहेगा तो भी अंडरलाइन किया तो भी चल जाता है, बस वो हाईलाइट होना चाहिए कि वो आपका आंसर्स आपको आते हैं। करेक्ट। हाँ और दूसरा है कि एंड आपका जो, हाँ, नहीं बोलिए ना कुछ आपका और हाँ, क्या? सो लैंग्वेज अगर मैं देख रही हूँ, तो लैंग्वेज मतलब जरूरी नहीं कि आप मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखो या फिर आप जो नोट्स रिफर कर रहे हो उसकी लैंग्वेज लिखो। लैंग्वेज आपने अपने हिसाब से भी लिखा तो भी इट इज एक्सेप्टेबल, बट इट शुड बी टू द पॉइंट। मतलब आप कुछ भी रबिश लिख रहे हो वो नहीं, बट इट शुड बी टू द पॉइंट। हाँ, आंसर्स भी मेरे ज्यादा लेंदी नहीं थे, 1 पेज या मतलब 1.5 पेज, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो जो कंटेंट था उसके हिसाब से आंसर लिखा, दैट इज मोर देन इनफ। तो 4 मार्क के लिए मतलब 1.5 पेज या 1 पेज, क्या आपका एवरेज क्या आंसर क्या रेंज का रहता है? कि मोस्टली 4 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होते हैं? हाँ, whenever we are writing answers like in this CS का एग्जाम, तो मैंने आपके इसमें मॉड्यूल में देखा, आई मीन आपकी बुक में देखा था, और प्लस मैंने पास्ट ईयर के सारे पेपर्स रेफर किए थे राइट फ्रॉम 2015 टिल 2019। जो पेपर्स हुए थे जून एंड दिसंबर अटेम्प्ट के, दोनों मैंने आंसर, तो उधर मैंने क्वालिटी ऑफ आंसर्स देखे तो उनके बहुत ज्यादा हाई थे। बट व्हेन वी राइट दिस, पहले तो वी राइट कि दिस 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 क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस दिस चैप्टर, वो सब लिखते हैं। और फिर हम लोग जब मतलब जब ये आंसर्स लिखना चालू करते हैं, तो उसमें वी सी की लाइक क्या आंसर में एग्जैक्टली आना चाहिए,
उसके थोड़ा ऊपर का, उसका थोड़ा नीचे का, व्हाट वी नो अबाउट दैट आंसर, हाँ, बस उतना लिखा, दैट इज मोर देन इनफ। हम्म, सही। और फिर ये होता है कि मतलब क्या चैप्टर्स पे फोकस करना चाहिए? आपने मतलब किस तरह से पढ़ाई की? आपने सारे पूरे 34 चैप्टर्स पढ़े, या आपने कुछ चैप्टर्स पे फोकस किए, कुछ चैप्टर्स स्किप किए क्या आपने? ये सब मतलब कैसे आपने सिलेबस का ये जो वास्टनेस है, ये कैसे मैनेज किया, या कितना आपका कवरेज रहा पढ़ाई का? सर पहले अगर मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो लाइक आई हैड हर्ड कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि जो मेन चैप्टर्स होते हैं वो जनरल मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग होता है, ये सारे चैप्टर, नो डाउट सीएस के अगर आप फील्ड में हो तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म, बट कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स पूछ देते हैं कि हाँ, आपसे वो चैप्टर्स को छोड़ के, पता है उनको स्टूडेंट्स उसी पे फोकस करते हैं, तो वो और कोई चैप्टर्स भी पूछ देते हैं, ऐसा तो यू फ्लक्चुएट कैन नॉट, होता ही है मतलब। हाँ, तो वो यू है। कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द चैप्टर्स। तो हम्म, मैंने कोई भी चैप्टर स्किप नहीं किया था। अगर इन केस मैंने वो चैप्टर स्किप भी कर दिया तो भी मुझे उसके बारे में जिस्ट लिया था मैंने उस चैप्टर की कि उस हाँ, चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। सेफली कवर किया था आपने, मतलब एकदम हाँ, ब्लैंकली पूरा स्किप नहीं किया था, यू नो कि नहीं नहीं नहीं, क्या है, थोड़ा बहुत या प्रोविजंस या क्या हो, हाँ, थोड़ा बहुत तो आपने अगर ऐसा है कि हाँ मुझे ये पता है कि इसमें अगर मुझे चैप्टर छोड़ रही हूँ तो हम्म। मुझे ये पता रहना चाहिए अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो मुझे इसके बारे में पता है कुछ चैप्टर के, मैं एटलीस्ट आई कौन कैन से राइट चैप्टर समथिंग। ऐसे जो आपने ऊपर ऊपर से पढ़े, मतलब टू नेम अ फ्यू, हाँ, क्या मतलब आप बता आई कैन से दिस मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी रूल, वो तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट उसको बोलते हैं। सकते हैं? हाँ, और हाँ, फिर ऑफेंस पेनाल्टीज जो होती हैं वो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी थी क्योंकि पेनाल्टीज याद नहीं रहती हैं। हाँ, और वो जो लास्ट के चैप्टर्स थे वो थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से पढ़े थे। करेक्ट। आ, हाँ, तो वो जो लास्ट के एक दो चैप्टर ही, ज्यादा नहीं, एक दो चैप्टर। करेक्ट, एनसीएलटी। और दूसरा है कि जैसे ये था कि केस स्टडी के नाम, मतलब आपको आई होप पता ही है कि एक है सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और एक कोर्ट के जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि हाँ वो हाँ तो आपने क्या हाँ। केस लॉ का नाम कोट किया था, या आपने कुछ, आपको ऐसा याद है? या केस लॉ आपने कितने पढ़े होंगे? कि केस लॉज बहुत हैं, इवन आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखेंगे तो केस हाँ, लॉ यानी कोर्ट के जजमेंट्स बहुत ज्यादा दिए हर चैप्टर में। हम्म, वो मतलब हाँ हाँ इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ नहीं कि छोटे चैप्टर हैं तो कम दिए, ऐसा कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट ने हाँ, थ्रू आउट ऑल द चैप्टर्स अच्छे खासे कोर्ट के जजमेंट्स और उसके रेफरेंसेस दिए। तो आपने उसको जी जी, कैसे कवर किया? सेक्शंस तो देखो सब पढ़ते हैं, सेक्शंस तो हाँ। पढ़, बट कोर्ट के जजमेंट्स को कैसे कवर किया जाए, या आपने कितना एफर्ट लिया, या कैसे उसको हैंडल किया? सर आई कैन से कि मैंने ज्यादा एफर्ट्स तो नहीं लिया क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, टू हम्म, रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट। हम्म, तो जहाँ पे ऐसे जजमेंट बेस्ड होते थे मुझे कुछ कुछ जजमेंट्स याद हो गए थे, मत कंटिन्यूअसली मैं रोज उसको, हम्म। मीन्स कंपनी लॉ आई यूज टू डेली स्टडी फॉर 4 आवर्स। अच्छा, 4 आवर्स? हाँ, हाँ, मैं बच्चे कर रहे टोटल हैं। 12 आवर्स पढ़ाई करती थी। अच्छा, अच्छा। 12 आवर्स, तो फोर फोर आवर्स आई हैड डिवाइडेड। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फोर ये फोर आई हैज अंदाजा डिवाइडेड आएगा की सब। क्या लेवल ऑफ हाँ चाहिए होता है चीजें याद हाँ कर। सर, तो 4 4 आवर्स मैंने सबके, तो 3 आवर्स आई यूज टू स्टडी एंड 1 आवर राइटिंग प्रैक्टिस पूरा। अच्छा, भले ही वो आपके बुक के पेपर के सॉल्व करने हो या फिर मॉडल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, एनीथिंग, बट हम्म, 1 आवर डेली प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। तो करेक्ट। फिर लाइक कर रहे हैं, ठीक है, जो, मैं बोलते जाऊंगा बच्चों के लिए कि यार नोट करके जाओ। ठीक है, 3 से 4 घंटे रोज पढ़ रही है, और 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, और सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट वाले प्रिंट करके चिपका देने हैं, ठीक है, ताकि आप हाँ, डेली और राइटिंग याद प्रैक्टिस, हो जाए। करेक्ट है, बोलिए। राइटिंग प्रैक्टिस तो यू कैन नॉट अवॉइड। राइटिंग टीचर चाहे जितना भी अपना दिल जान से सिखा ले, बट राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आप यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है, एंड प्लस जहाँ पे केस लॉज याद नहीं आ रहे हैं वहां पे यू कैन राइट इन द लैंडमार्क केसेस, जहाँ पे आपको पता है कि हाँ इस केस में ऐसा हुआ था बट मुझे केस लॉ याद नहीं आ रही है, हम्म, तो यू कैन रिफर कि इन द गिवन लैंडमार्क केस, इन द गिवन लैंडमार्क केस ऐसा ऐसा हुआ था। तो हम्म, यू कैन राइट इन दैट वे, तो एग्जामिनर को एक पता चल जाता है कि हाँ भाई है इसमें कुछ तो, लेकिन बच्चे को याद नहीं इसलिए उसने लिखा है लैंडमार्क केस। तो correct। मैं ऐसा कर देती थी।
और आंसर्स आपने मतलब पैराग्राफ स्टाइल आप लिखते हो या पॉइंट वाइज लिखते हो, या जो एक टिपिकल केस स्टडी को आंसर करने का पैटर्न होता है, प्रोविजंस, एनालिसिस और कंक्लूजन, तो ये आपने उस पैटर्न में कितना आप लिख पाए? क्योंकि सब टीचर्स तो कहते ही हैं कि लिखो तो अच्छा है, बट एक्चुअली पेपर में अपन क्या लिख के आते हैं, अपन को भी मतलब इतना वो नहीं होता। 3 घंटे में क्या होता है कुछ बोल नहीं सकते। तो आपने सर मतलब पर्पसफुली कुछ ऐसा मतलब एफर्ट लिया कि नहीं मैं उस पैटर्न में ही लिखूं, या आपने रैंडमली अपने हिसाब से लिखा, पैराग्राफ में लिखा या पॉइंट वाइज लिखा? मतलब राइटिंग जो एक्चुअल पेपर में आपने लिखा, तो वो कैसे लिखा लगभग, मतलब क्या ओवरऑल? सर आई वुड से कि राइट फ्रॉम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 6 मेरा पैटर्न सेम था आंसर्स का। अच्छा लेंथ ऊपर नीचे हो रही थी बट आंसर का पैटर्न मेरा सेम था। अच्छा, द पैटर्न गिवन केस, हाँ केस स्टडी, हाँ पैटर्न मेरा सेम था और मैंने हमेशा पॉइंट वाइज लिखा है। पॉइंट वाइज था या वो टिपिकल एक ब्रेकअप होता है वैसा था? नहीं नहीं, टिपिकल पॉइंट वाइज था, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 जहाँ, हाँ और प्लस कंक्लूजन। कंटिन्यू। हाँ तो मैंने कंक्लूजन, जैसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इट्स नेसेसरी कि आप अगर लेंथ बढ़ा रहे हो तो आप उसको कंक्लूजन भी लिखो कि आपके हिसाब से क्या होता है उसमें। और मतलब और कुछ भी अगर आप लिख सकते हो उसके आगे पीछे का जो आपको पता है वो कैसे होता है। तो उसमें कंक्लूजन लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लस इफ यू राइट पैराग्राफ वाइज तो इतना कोई ध्यान नहीं देता है, बट इफ यू राइट पॉइंट वाइज देन इट गिव्स ए वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग मैंने पॉइंट वाइज ही आंसर लिखे थे। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक कंपनी लॉ में अम, कि ड्राफ्टिंग का जो है ओल्ड सिलेबस में, जैसे आपको पता ही होगा कि इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में ड्राफ्टिंग दिया ही नहीं है, बट वो जी जी जी। है ड्राफ्टिंग। तो आपने ड्राफ्टिंग को कैसे मतलब टैकल किया? कितना ड्राफ्टिंग पढ़ा, या क्या टाइप के ड्राफ्टिंग पढ़े थे, या कितना टाइम आपने डिवोट किया सेपरेटली फॉर ड्राफ्टिंग? सर मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग डर मैंने रहता है ड्राफ्टिंग बच्चों की। को कि यार ड्राफ्टिंग पूछ न ले, ड्राफ्टिंग पूछ न ले। और काफी बार ऐसा हम्म, हुआ है कि कम से कम 8 मार्क की ड्राफ्टिंग आ जाती है, एक दो पेपर में 16 मार्क की ड्राफ्टिंग आ जाती है, तो वो पूरा पेपर हम्म, डिस्टर्ब कर देती है। तो हम्म। कितना एफर्ट मतलब आपने लिया ड्राफ्टिंग को कवर करने के लिए? सर फ्रेंकली स्पीकिंग तो मैंने ड्राफ्टिंग में ज्यादा समय नहीं दिया। मैंने कोई एक्चुअल एक में मैं वही हमारे, कहता हूँ, बच्चों को पता चले कि एक्चुअली हाँ एक स्टूडेंट कैसे टैकल कर रहा है और 60 भी ला रहा है, तो हाँ हाँ, बोलिए। तो मैंने ड्राफ्टिंग को ज्यादा टाइम नहीं दिया। हमारे एक सर है शुभम शुक्लेचा, तो मतलब वो पढ़ाते तो उनके मैंने ड्राफ्टिंग लेक्चर्स देखे थे। तो ओके। उन्होंने जो ड्राफ्टिंग में बताया था, ही सेड कि ड्राफ्टिंग को ज्यादा टाइम मत दो। अच्छा। तो ड्राफ्टिंग में अगर आपने ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि आप में ड्राफ्टिंग इज प्रोफेशनल लेवल का एक सब्जेक्ट है, करेक्ट, आप हाँ। उसको अगर, हाँ तो ज्यादा ये टाइम तो अपने दे आप में रहे हो आपको subject है। वैसे ही, हम्म। हाँ तो आपको उसमें वैसे ही ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हार्डली अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर दिया तो यू विल गेट 3 और 4 मार्क्स। उस अच्छा। 3 और 4 मार्क्स, हाँ उस 3 और 4 मार्क्स के पीछे आप अपना पूरा पेपर नहीं खराब कर सकते। तो ड्राफ्टिंग में जो ऊपर का मेन मेन हेडिंग होता है वो मैं अच्छी तरह से देख के गई थी कि अगर तो आया तो format पता होना चाहिए। यही हाँ पैटर्न में अच्छी तरह से देख के गई थी। एंड प्लस अगर ड्राफ्टिंग आ भी जाता है तो इट्स विद इन द दिस 34 चैप्टर्स के अंदर में से ही होता है। करेक्ट। एंड यू नो कि स्पेशल रिजोल्यूशन आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो फिर जनरल मीटिंग। या कोई ना कोई सेक्शन से रिलेटेड होता है और आपको पता होता है कि वो हाँ ड्राफ्टिंग क्यों बन रही है, उसका रेलेवेंस हाँ क्या है, तो इसका कनेक्शन क्या है, हाँ वो भी अगर बता रहा तो भी आई थिंक आसानी से आप थोड़ा सा याद आ जाता है कंटेंट की क्या उसमें लिखना है। जी जी जी। तो और प्लस ये है कि ड्राफ्टिंग में आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं जितने कि बाकी क्वेश्चन में मिल जाते हैं, केस स्टडीज आती है उसमें मिल जाते हैं। तो वाई टू वेस्ट टाइम इन ड्राफ्टिंग? वो जो 16 मार्क का है वो तो जाने दो, बाकी जो 85 मार्क्स का आपका 84 मार्क्स का पेपर है उसके ऊपर आप अगर ध्यान दोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ड्राफ्टिंग की वजह से अपना पूरा फोकस पेपर से नहीं हटाना है। इट्स जस्ट 16 मार्क्स का क्वेश्चन, और अगर आपने उसको अडाप्ट कर लिया वो क्वेश्चन को तो यू विल जस्ट गेट 8 और 7 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। तो मैंने उसके ऊपर ड्राफ्टिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस मैंने ऊपर ऊपर से देखा था कि किस तरह से लिखना है। एंड इंस्टीट्यूट आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किस तरह से लिख रहे हो, आपको आता है आउट कवर जो होता है वो आता है आपको कि नहीं।
दैट्स इट, इंस्टीट्यूट एक्सपर्ट आपसे वही करता है, तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान ड्राफ्टिंग पे नहीं दिया था। और रिविजन्स का क्या है, मतलब रिविजन कैसे आप करते थे? प्रोविजंस पढ़ते थे या जैसे केस स्टडीज, सिर्फ केस स्टडीज आप देख के जाते थे, या और कितना टाइम आपको लगता था रिवाइज करने के लिए कंपनी लॉ को? यानी क्या स्ट्रैटेजी होती सर, थी फॉर रिविजन? रिवीजन आई वुड से ड्यू टू कोविड मेरा जून में अटेम्प्ट था और दिसंबर गया, तो मैंने रिवीजन तो कम से कम आई गेस 4-5 महीने रिवीजन किए ही होंगे। अच्छा। हाँ, 4-5 रिवीजन किए थे, और प्लस मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। अच्छा, खुद के नोट्स बनाए थे। हाँ, मतलब आपने जो नोट्स दिए थे हम्म। उसकी जो हेडिंग होता है, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें रिकॉल नहीं होते हैं, तो हम्म। मैंने पूरे मतलब पूरे सब्जेक्ट को, कंपनी लॉ के सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। हम्म। पार्ट ए में वो चैप्टर्स थे 1 to 12 चैप्टर, जैसे ट्रांसफर ट्रांसमिशन तक का वो चैप्टर था, हाँ। वो पार्ट ए हो गया। फिर हम्म। जनरल मीटिंग से लेकर फिर आई गेट दैट चैप्टर है, या फिर वो हम्म। जो मेन मेन चैप्टर्स हैं वो हम्म। पार्ट बी हो गए थे, और पार्ट सी के बाकी के चैप्टर जो छोटे छोटे थे, हम्म। तो मैंने उसके ऊपर अपने सारे नोट्स बनाए थे। उसमें से जो कंटेंट था, जो मतलब एग्जाम में मुझे जल्दी जल्दी पढ़ लूं मैं, वैसा करके कुछ याद आ जाए, तो मैंने उसके सारे नोट्स बनाए थे। और एग्जाम के टाइम पे आई रिफर्ड दोज नोट्स विच वर वेरी हेल्पफुल। बट मैं जब रिवीजन करती थी तब मैं आपका आपका जो ये है बुक है वो पढ़ती थी, फिर अपना रिवीजन का पढ़ती थी, फिर हम्म। सेकंड चैप्टर पढ़ा, फिर अपना रिवीजन पढ़ा। बट जो मेन चैप्टर्स है, जैसे जनरल मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, ये सारे जो बड़े बड़े चैप्टर्स है वो मैं पहले पढ़ डालती थी, और फिर बाद में फर्स्ट वाला जो पार्ट ए है, हम्म। चैप्टर में 1 से 12 तक, फिर पार्ट सी में आती थी। अच्छा, अच्छा, बरोबर। मैंने वही इन द सीक्वेंस ऑफ मतलब इम्पोर्टेंस आप रिवाइज करते हाँ। थे। मैंने हाँ। 3-4 बार एटलीस्ट मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज किया था। हाँ, एंड बट सिलेबस रिवाइज करना इज तो ओके, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू सॉल्व दिस इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स आते हैं वो सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पास्ट उससे बहुत पेपर्स हेल्प मिली। मतलब कौन से पेपर? सॉरी। पास्ट पेपर्स या कौन से पेपर? नहीं, पास्ट पेपर्स पास्ट, राइट फ्रॉम 2015। हाँ। यानी जो इंस्टीट्यूट ने ही दिए हुए हैं ऑलरेडी, हाँ, सजेस्ट के लिए दिए हुए हैं। सजेस्टेड आंसर्स के साथ, हाँ, हम्म। तो तो वो मैंने सॉल्व किए तो। क्या मतलब स्टूडेंट्स को भी क्या कहेंगी जो एस्पायर कर रहे हैं कि 60 लेना है या उससे भी ऊपर जाना है, तो उनको आप क्या मतलब 3-4 क्या एडवाइसेस आप देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप है ना बुक्स बार बार चेंज मत करो। करेक्ट। बच्चे, हाँ, बार बार बुक्स चेंज करते हैं कि हाँ ये किसी ने बोला ये बुक इजी है तो उसमें से पढ़ने लगे, किसी ने बोला वो बुक इजी है उसमें से ये पढ़। पिछली बार सो बहुत हुआ था बिकॉज ऑल ऑफ सडन कोविड के वजह से बहुत सारे नोट्स आ गए थे व्हाट्सएप पे, इधर उधर हर जगह नोट्स ही नोट्स थे। तो ये हाँ। मैंने भी रियलाइज किया कि यार काफी बच्चे गलत चीज कर रहे हैं, चेंज नोट्स हाँ। बार बार बदल रहे हैं, दे आर नॉट स्टिकिंग हम्म। टू नोट्स। किसी के भी हो हाँ। सकते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट है बदलो मत, सबको एक बार हम्म। इवेलुएट करके जो भी आपको बेस्ट लगे उसको आप स्टिक करो, बार उसको बार। आप स्टिक करो। हाँ, बार बार नोट्स करने से आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है। हम्म। लैंग्वेज और चेंज प्लस, होती है, वो भी फर्क पड़ जाता हाँ। हाँ, है। और और फिर सेकेंड थिंग है कि आप इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या लिखना है। जब मेरे 23 मार्क्स आए थे लिखना था, बट मैंने जब पेपर सॉल्व किए इंस्टीट्यूट के तब मुझे बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ कि मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। हम्म, एंड आपने जो पास्ट में गलतियां की हैं, आप उससे सीखो कि आपने क्या क्या कहा, क्या क्या आपने चीजें नहीं लिखी हैं, वो बरोबर। सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। वही मैं मतलब आपकी खुद की। कहता हूँ कि यार हाँ, सेल्फ इवैल्यूएट करो, क्योंकि वो हम आपके लिए नहीं कर सकते, हमको नहीं पता आपने क्या लिखा है वहां पे, वो आप ही को एग्जैक्टली, टीचर आपके। थोड़ा सा हाँ, इवैल्यूएशन करना सेल्फ पड़ेगा, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जो बच्चे एक्चुअली कतराते हैं, दे डोंट हाँ, रिविजिट ऑल दोस थिंग्स, बट क्या है कि रास्ता वहीं छुपा एग्जैक्टली। है, रास्ता वहीं छुपा है। एग्जैक्टली। आप वहीं हाँ से आपको रास्ते मिलेंगे कि आपको वर्क कहाँ करना है, क्योंकि जी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रैंडमली कोई टीचर आपको कुछ बता देगा बिना ये जाने कि आप वीक कहाँ हो, तो वो फिर ठीक है। हाँ अलग ही डायरेक्शन में आप चले जाओगे। तो राइट डायरेक्शन में एग्जैक्ट। आपको वर्क करना है, तो आई थिंक वो आप ही को बैठ के पूरा आंसर्स देख के हाँ। और पूरा इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है और आप क्या लिख के आए थे। हम्म। और बोलिए। तो हाँ।
सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कहाँ पे पास्ट में गलतियां किया था। थर्ड वन, आप देखो कि आप कहाँ कहाँ बिना बुक देखे आपको आंसर याद आने चाहिए। करेक्ट। जब आप क्वेश्चन देखते हो तब आपको आंसर अभी एग्जाम में इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है कि आप बैठ के सोचो कि आंसर क्या होगा इसका। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो ना, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, और जब वो तुरंत क्लिक होगा ना, तब आप 100 मार्क्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। करेक्ट, वही सोचने में अगर टाइम चले गया तो आई डोंट थिंक आप हाँ 80-85 के ऊपर आप सॉल्व कर पाओगे। खैर, सही। 2-4 क्वेश्चन ऑफ बीट आते ही हैं, तो वैसे भी हाँ 100 मार्क्स का किसको आता भी नहीं है, टाइम मिले भी तो नहीं कर पाते हैं। कभी सर यू वाइज विल मुझे नॉट हिसाब से बिलीव, सब लोग 70 मैंने का सॉल्व कर पाते होंगे। हाँ विल नॉट बिलीव मैंने ऑप्शंस के साथ पेपर सॉल्व कर लिया था। अरे बाप रे। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम के पहले ही आप ये सोच के जाओ कि 10 मिनट्स जो रहते हैं वो निकाल दो आप। जो मतलब 3 आवर्स का पेपर रहता है उसमें से 10 मिनट तो आप निकाल ही दो, कि 10 मिनट कहीं आपको टाई करने में चला गया, या फिर पानी पीने में चला गया, या वॉशरूम में चला गया, कुछ भी जा सकता है। बट हाँ, जो बाकी का टाइम रहता है उसमें आप देखो कि आप पेपर कंप्लीट कर सकते हो। और इवन बिफोर दैट, तब आप है ना आराम से ठंडे दिख, क्योंकि जो लास्ट का 1 आवर रहता है ना, उसमें इतना ज्यादा मतलब हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाँ उसका पेपर हो गया, उसका पेपर, वो सप्लीमेंट मांग रहा है, वो सप्लीमेंट मांग रहा है, मैंने कुछ मांगा नहीं। तो उसमें बच्चा इतना ज्यादा हाँ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, कि हम लोग अपना पेपर से ध्यान हटा के ना उस पर ज्यादा ध्यान देते कि उसने सप्लीमेंट मांगा, मैंने नहीं मांगा। तो और इमेजिन कर सकता हूँ क्या मतलब हालत होती है। सर बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पे। तो लाइक इट्स कि 10 मिनट तो आप निकाल ही दो, बाकी जो आपका टाइम बचता है उसमें यू ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर। और राइटिंग मतलब आपकी ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बट हाँ एग्जामिनर को समझ में आ जाए इतनी अच्छी होनी चाहिए बस। अंडरस्टैंडेबल। हाँ, और प्लस अंडरलाइन करते जाओ, पेन से ही अंडरलाइन करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट अंडरलाइन करो। चलिए, आई थिंक बच्चों ने कुछ ना कुछ तो टेक अवे लिया होगा, और कुछ ना कुछ मोटिवेशन उनको जरूर मिलेगा कि वो भी 60 प्लस ले सकते हैं। And thank you for taking up time and guiding students. थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर एक्चुअली। Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। Bye. बाय सर।